बारे में पढ़ रखा है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी उसका वहाँ की वनस्पति, वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, जलवायु, कृषि की जो फसलें उपजाई जाती हैं, वृक्ष, झाड़ियाँ, वहाँ के जीव जंतु, सब कुछ हमने देख रखा है। उसके भौतिक विभाजनों को भी हमने पढ़ रखा है। पिछली क्लास जो हुई वो कनाडा से संबंधित थी। आज जो क्लास हम देखेंगे वो यूएसए से संबंधित है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी है और इसमें कुछ शब्द भी हैं, जैसे एक शब्द है राष्ट्रीय पार्क। ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पार्क क्या है भाई, ये हमको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क क्या है? एक ऐसा रक्षित क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। ओके, एक तो ये चीज है, याद रखना राष्ट्रीय पार्क के बारे में। दूसरा क्या है? स्काई स्केपर या गगनचुंबी भवन। ये क्या होते हैं? ये कई मंजिलों वाली अत्यधिक ऊंची इमारतें होती हैं। ये तो सिंपल सा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के बहुत ही महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यह देश 50 राज्यों से मिलकर बना है ना। इसमें 50 राज्य हैं। इसके 48 राज्यों की सीमा एक दूसरे से मिली हुई है, परंतु अलास्का और हवाई दो राज्य हैं। अलास्का और हवाई, क्योंकि अलास्का कहाँ पे है? अलास्का यहाँ पे दिखेगा, ऐसे करके ये अलास्का दिख जाता है ना। तो अलास्का, उत्तर पश्चिम में। हाँ, ये कनाडा यहाँ तक रहता है, तो ये इसकी सीमा नहीं मिलती। अलास्का और हवाई दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं मिलती है। अलास्का राज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में है। हवाई प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है। चित्र संख्या 34 में दिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र को देखें तो देश के दोनों ओर स्थित महासागरों के नाम बताओ। एक तरफ आपका अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ठीक है, संयुक्त राज्य के साथ, हाँ वो लिखिएगा। क्या? जो जो लिखना होगा नोट्स में बता दीजिएगा, वो लिख लेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं लिखना है। संयुक्त राज्य के साथ किन दो देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो कौन कौन से दो देश हैं भाई? एक तो कनाडा है, दूसरा है मैक्सिको, है ना, यहाँ पे। यस। ठीक है, इस देश की मुख्य भूमि की स्थिति अक्षांश देशांतर में बताओ। क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका का संसार में चौथा स्थान, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्षेत्रफल में ये लिख सकते हैं आप लोग। क्षेत्रफल में यूएसए का संसार में चौथा स्थान है और ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। याद रखना, अमेरिका से बड़े 3 देश हैं, रूस, सर कनाडा, ये नोट कर लो। हाँ लिख लो, रूस, कनाडा, चीन, 3 बड़े देश हैं। और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। भौतिक लक्षण की बात करें तो इसके 3 प्रमुख भौतिक लक्षण हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख भौतिक लक्षण देखे जाते हैं। एक आपका पश्चिमी कार्डिलरा है, दूसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान है और तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये नोट डाउन भी कर लें। नोट, पश्चिमी कार्डिलरा की बात करें तो देश का लगभग 1/3 भाग इसमें आता है। इसमें कुछ समानांतर पर्वत श्रेणियां शामिल हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। समानांतर पर्वत श्रेणियां, ये वाला एरिया, रॉकी पर्वतमाला देख रहे हैं, नहीं, सियरा नेवादा, ये सब देख रहे हैं, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, चलिए, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, इनमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां रॉकी पर्वत है जो पश्चिमी कार्डिलरा के कुछ के पूर्वी भाग में स्थित है। रॉकी पर्वत पश्चिमी कार्डिलरा के कहाँ है? पूर्वी भाग में। लिख लो, ओके, ऐसे आप लिख लें, पश्चिमी कार्डिलरा
पूर्वी भाग रॉकी पर्वत, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ऐसे करके सिंपल सिंपल में लिखो। तो पूर्वी भाग में है रॉकी पर्वत, पश्चिमी पर्वत श्रेणी, उत्तर में कैस्केड श्रेणी है, ये ध्यान रखना, पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी है, उत्तर में कैस्केड श्रेणी और दक्षिण में है सियरा नेवादा, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्रशांत महासागर के तट के पास तटीय श्रेणियां हैं, और पश्चिमी कॉर्डिलरा का सबसे ऊंचा पर्वत, तो पश्चिमी कॉर्डिलरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट व्हिटने, ठीक है। सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, माउंट व्हिटने, ठीक है। समुद्र से ऊंचाई है 4418 मीटर। एक और कैस्केड, दूसरी ओर एक और कैस्केड सियरा नेवादा, दूसरी ओर रॉकी पर्वत के बीच ऊंचे 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 पठार हैं। इन पठारों के नाम मानचित्र में पढ़ने हैं। देखिए, ये रॉकी पर्वत है, ये सियरा नेवादा है। इसमें देखिए पठार कौन कौन से हैं। एक तो कोलंबिया का पठार आपको दिख रहा है, कोलोराडो का पठार दिख रहा है, ये व्हिटने शिखर देख लो आप लोग, यहाँ पे है, ठीक है ना। ग्रेट माउंट झील है यहाँ पे, ग्रेट साल्ट लेक यहाँ, और एक आपका येलोस्टोन देख रहे हैं, ये नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है, ओके। ये कुछ पठार हैं यहाँ पे। चलिए, कैस्केड सियरा नेवादा रॉकी पर्वत के बीच में ऊंचे ऊंचे पठार हैं, उनको देखना है। इनमें से ग्रेट बेसिन का नाम याद रखना, ये अंतः स्थलीय जल निकास का एक क्षेत्र है। तो ग्रेट बेसिन के बारे में लिख लेना है कि ग्रेट बेसिन क्या है, एक अंतः स्थलीय जल निकास का क्षेत्र है। वो कहाँ दिख रहा है आपको, ग्रेट बेसिन कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जल निकास का एक क्षेत्र है, ये लिख लेना। पश्चिमी कॉर्डिलरा में कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, इसमें एक येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो हमको येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में पता चल गया। ये कहाँ पे आपको दिखेगा भैया, पश्चिमी कॉर्डिलरा में दिखेगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पे आते हैं। यहाँ के ऊंचे पर्वत शिखर, कैनियन, ज्वालामुखी, गर्म स्रोत, गाइजर इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं। किसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, तो सुंदरता है भाई येलोस्टोन नेशनल पार्क की। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, ऊंचे पर्वत शिखर मिलेंगे। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए एक स्टेटमेंट के रूप में कि यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलेंगे, कैनियन, ज्वालामुखी, गर्म जल के स्रोत के साथ साथ गाइजर भी देखने को मिलेंगे, जो इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ावा देते हैं और जिनकी वजह से बड़ी मात्रा में सैलानी आकर्षित होते हैं, ठीक है। निम्न में से किसके बारे में कथन है, तो वो कथन किसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो येलोस्टोन पार्क के बारे में रहेगा, ठीक है ना। तो येलोस्टोन पार्क ऐसे आप लिख सकते हैं, येलोस्टोन पार्क आप ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसमें आप दे सकते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सर ये पश्चिमी कार्डिला में है ना? हाँ, पश्चिमी कॉर्डिलरा का हिस्सा है, ठीक है। मध्यवर्ती विशाल मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत, पूर्व में अपलेशियन पर्वत के बीच में है। अब ये मध्यवर्ती विशाल मैदान, क्योंकि अब तक हमने पश्चिमी कॉर्डिलरा के बारे में देखा था, अब हम दूसरा नंबर पे आ जाएंगे मध्यवर्ती विशाल मैदान पे। तो मध्यवर्ती विशाल मैदान ऐसी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अब देखिए, इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में रॉकी है, पूरब में क्या है, अपलेशियन है, ठीक है। इधर क्या है, अपलेशियन, ये पूर्वी हिस्सा है इसका, और इधर क्या है, रॉकी, यही है ना, रॉकी और अपलेशियन।
मानचित्र में देखो कि इस क्षेत्र में मिसिसिपी नदी, उसकी अनेक सहायक नदियां बहती हैं। यह क्षेत्र देश का अत्यंत उपजाऊ भाग है देश का, याद रखना है। इसके अधिक भाग पर खेती होती है, यही कारण है। पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत अपलेशियन पर्वत आते हैं। ये दूसरा हो गया मध्यवर्ती विशाल मैदान। तीसरा आ जाएगा पूर्वी उच्च भूमि। तो पूर्वी उच्च भूमि में अपलेशियन पर्वत आएगा। और ये क्या है? पूर्वी उच्च भूमि अत्यंत पुराना और कम ऊंचाई का क्षेत्र है। इन पर्वतों के दोनों ओर कम ऊंचाई के पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ओके, यहां तक सर याद। कैनियन और सर गाइजर क्या है? तो यहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। दक्षिणी आधा भाग उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है, उत्तरी आधा भाग शीतल शीतोष्ण कटिबंध में है। देश के पूर्वी आधे भाग में पर्याप्त वर्षा होती है। पूर्वी आधे भाग में देखा जाए पर्याप्त वर्षा होगी। यहाँ पे कौन कौन सी जलवायु मिलेगी? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, शीतल और शीतोष्ण कटिबंध। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर भी वर्षा कम होती जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी वर्षा कम होती जाती है। देश के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में हिमपात भी होता है। देश का जो उत्तरी भाग है उस क्षेत्र में आप देखेंगे तो ठंडी के महीना में या शीत ऋतु में हिमपात होता है। ठीक है। मध्यवर्ती भाग की जलवायु कैसी है? तो मध्यवर्ती भाग की जलवायु आपको अति विषम देखने को मिलेगी। नोट कर सकते हैं। और अगर नोट नहीं, मतलब गर्मियों में खूब गर्म, सर्दियों में खूब ठंडी यहाँ पे पड़ती है। यहाँ वर्षा भी हल्की होती है। कौन से क्षेत्र में? मध्यवर्ती भाग की बात हो रही। तो मध्यवर्ती भाग में जलवायु अति विषम है। गर्मी में खूब गर्मी, ठंडी में खूब ठंडी होगी। बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, हल्की फुल्की। और अधिकतर जो बारिश होती है ना, वो भी ज्यादातर कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। देश के पश्चिमी भाग की जलवायु में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता मिलती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पछुआ पवनों से सारे साल भारी वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में बात हो रही है। तो पश्चिमी भाग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? पछुआ पवन क्षेत्र में आता है वो, और उस क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पे बारिश जो होती है वो पूरे साल होती रहती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी आपको। दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार की जलवायु कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रकार की होती है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य वनस्पति मिश्रित वन है। यहाँ पे वन जो पाए जाते हैं वो मिश्रित प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें शंकुधारी भी पाए जाएंगे, पर्णपाती भी पाए जाएंगे। पश्चिमी कॉर्डिलरा के ऊंचे और वर्षा वाले ढलान शंकुधारी वनों से ढके हुए हैं। पश्चिमी कॉर्डिलरा की बात कर रहे हैं तो ऊंचे और वर्षा वाले ढलान शंकुधारी वन से ढकी हुई। विशाल यहाँ पे रेडवुड पाया जाता है, डगलस पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भाग में खास करके। मध्यवर्ती विशाल मैदान की वनस्पति कैसी है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है प्रेरी मैदान, प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है, जो कि एक घास का मैदान है। ठीक है। मरुस्थलीय भागों में विशाल कैक्टस, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या क्या मिलेगा? कैक्टस मिलेगा भैया, कांटेदार झाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है। चलिए आर्थिक विकास की बात करें, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर लिखने दीजिए ना। हम लोग कर लेंगे जो छूटा रहा। आर्थिक विकास क्या है? यहाँ पे कृषि उद्योग दोनों ही बढ़े चढ़े हैं। यहाँ के खेत उद्योगों के अधिकतर उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते भी हैं। बात करें हम कृषि, तो कृषि देश के कुल क्षेत्र के लगभग पांचवें भाग पर होती है। और ये कृषि क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पर वर्धन काल में सस्ते समय, क्या लिखा है ये क्षेत्र तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम है ना, लेकिन यहाँ पे खेती का जो पैमाना है वो बहुत बड़े बड़े स्तर पे है। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है ना। जहाज से उनपे दवाओं का छिड़काव होता है ना। बुआई उआई उससे हो जाती है, आप लोग देखेंगे तो। ठीक है। मध्यवर्ती भाग में से। हाँ ठीक है। इतना ही नहीं, खपत के बाद इतनी अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ बच जाते हैं कि उनका बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। अमेरिकी
अमेरिकी किसान अपने खेतों से बहुत अधिक पैदावार प्राप्त करता। इसका मुख्य कारण ये है कि वो खेती करने में मशीनों, उर्वरकों, अच्छे बीजों, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाता है। हो सकता है ये स्टेटमेंट के रूप में कथन और कारण के रूप में प्रश्न आ जाए कि अमेरिकी किसान अपने खेतों से बहुत अधिक पैदावार प्राप्त करता है। कारण आ जाए कि वह खेती करने में मशीनों, उर्वरकों और अच्छे बीजों तथा वैज्ञानिक तरीकों को अपनाता है। तो कथन कारण सही रहेगा, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। इस प्रकार अमेरिका के किसान संसार में सबसे अधिक समृद्धशाली हैं। उनके रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है। उनके घरों में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। मक्का, गेहूं, जौ, जई संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य अनाज हैं। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है मक्का। संसार में मक्का के कुल उत्पादन का लगभग 40%, ये आंकड़ा भाई नया नहीं है, पुराना है, तो करंट से आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ मक्का की पैदावार का ज्यादातर भाग पशुओं, सूअरों और मुर्गियों को खिलाया जाता है। इस प्रकार मक्का जो है अप्रत्यक्ष रूप से मांस, दूध और अंडों के रूप में भोजन की मेज पर पहुंचती है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किसके रूप में जाती है, तो मांस, दूध और अंडों के रूप में जाती है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है गेहूं। प्रेरी का जो क्षेत्र है वो गेहूं के उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है। यहां से गेहूं और इसका आटा भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं के उत्पादन में सोवियत संघ के बाद दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में एक चीज तो याद रखना, ये करंट का पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में तो चीन सबसे आगे है ना गेहूं के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर भारत है। तो इस पे थोड़ा याद सर रखना। सर चीन गेहूं का करता क्या है? खाता तो कीड़े है। आगे चलते हैं हम सब। संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका कपास की पैदावार के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ कपास मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में पाई जाती है। देश में आलू, सोयाबीन, तंबाकू, चुकंदर ये सब भी उगाया जाता है भैया। सेब, अंगूर, आड़ू आदि फलों का भी यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है। पशुपालन के मामले में बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ देखो, करंट अफेयर का मामला है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। वो देखो, मांस देने वाले पशुओं को पश्चिमी घास स्थल और पठारों पर पाला जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना चाहिए। ठीक है। और गाय बैल को बड़े रैंचों में, रैंच क्या होते हैं, तो रैंच आपको याद रखना है। रैंच का मतलब होता है कि जहां पर गाय बैलों को पाला जाता है उन्हें बोलते हैं रैंचो। ठीक है ना, रैंचो एक शब्द है, उसको याद रखना चाहिए। घाटियों में स्थित जो रैंच का मुख्य स्थल होता है, कुछ इमारतों का समूह होता है वो। अब रैंच क्या है, तो रैंच जो है कुछ इमारतों का समूह होता है। ओके, ये ध्यान रखना। रैंच के मालिक का मकान एक मंजिला भवन होता है। जो रैंच के मालिक होते हैं उनका जो मकान होता है वो एक मंजिला भवन होता है। इसके चारों ओर हरी घास के लान, छोटे छोटे बाग होते हैं। एक मिनट देख, ये रैंच है। ठीक है, आस पास देख रहे हैं ना, घास के मैदान बड़े बड़े दिखेंगे आपको। A designation that has endured throughout the centuries. Welcome. चला भैया, रैंच क्या है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। यहां पर एक मंजिला भवन का पाया जाना आम बात है। इसके चारों ओर हरी घास के लान और छोटे छोटे बगीचे देखने को मिलते हैं, जहां पर पशुओं को दूर दूर तक चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों को खास करके हम यूएसए के घाटी वाले मैदानों में देख सकते हैं। फिर आ जाए प्रश्न कि उपरोक्त विवरण किसके बारे में है या किससे संबंधित है, तो हमको पता होना चाहिए कि वह रैंच के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना भाई। यस सर। दूसरी चीज ये भी याद रखना, अब रैंच जो है, रैंच तो भाई वहां पे वो ये पूरा एरिया हो गया। अब रैंच में क्या होता ना कि वहां पे पशु को छांटने मतलब उनके बाल उतारने होते हैं, धुलने उलने के लिए, साफ सफाई करने के लिए
दागने के लिए मतलब मुहर मारने के लिए या फिर उनके प्रजनन करने के लिए। एक जगह भी होती है उसी रैंच में ही, उसको बोला जाता है कोराल। कोराल बोलते हैं या फिर बोलते हैं बाड़े। बाड़ा हम सबके यहाँ बोला जाता है, कोराल तो हम सब जानते भी नहीं। इनके अलावा रैंच पर एक विशेष स्थान होता है जहां पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए दवा मिले जल में गोता गोता दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं वैट या कुंड। ठीक है, वैट या कुंड भी हमने देखा था उसमें। रैंच पर गोदाम भी होती है, मशीनों की मरम्मत करने की कार्यशाला भी रहती है। काउबॉय, काउबॉय मतलब चरवाहा जो होता है, चरवाहों के सोने के लिए घर भी वहां पर होते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं रैंच में। ओके, तो ध्यान रखना भैया, रैंच में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काउबॉय रैंच के सभी भागों से गाय बैलों को घेर लाते हैं, तब पशुओं को कोराल में ले जाया जाता है। नया देखो, एक चीज और याद रखना, गर्मी के महीना में क्या होता है, सब इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा करके कोराल में डाल दिया जाता है। कोराल में कहा, कोराल वो जगह जो बाड़ा है उसका, जहां पे उनका प्रजनन भी हो सकता है, उनके साफ सफाई हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। कुछ पशु तो छांट कर रैंच पर ही छोड़ दिए जाते हैं और शेष को शीतल पर्वतीय चरागाहों की ओर हाँक दिया जाता है फिर से। जब अधिकतर पशु पर्वतीय चरागाहों पर चल रहे होते हैं तब रैंच पर उगाई घास शीत ऋतु में पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित रख ली जाती है। अभी क्या किया इन्होंने, गर्मी में सबको इकट्ठा किया, सबके बाल वाल उतारे, साफ सफाई किए उनको, फिर उनको क्या किए, छोड़ दिए। ठीक है, कहां छोड़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाके छोड़ आएंगे कि वहां पे जाओ अपना चलो। जब तक वो उधर रहेंगे तब तक इधर जो रैंच के आसपास का एरिया है, यहाँ पे घासें जो है ना बड़ी बड़ी हो जाएंगी। उतने दिन में यहाँ की घासों को संरक्षित किया जाएगा, है ना। फिर ये बड़ी हो जाएंगी, फिर शीत ऋतु में फिर वापस आ जाएंगे ये लोग, फिर अपना अपने क्षेत्र में चलेंगे। नहीं, शीत ऋतु के प्रारंभ में पशुओं को रैंचों पर वापस, ये देखो, शीत ऋतु में वापस लाते हैं और गर्मी में क्या करते हैं, लाते हैं, फिर उसको बाड़े में करके उनकी साफ सफाई करके देखभाल करके फिर उनको छोड़ दिया जाता पर्वतीय चारागाहों के क्षेत्र में ले जाके। ओके, याद रखना इस बात को। जिन पशुओं को बेचना होता उन्हें मोटर ट्रक रेलगाड़ियों द्वारा मक्का के बड़े बड़े खेतों पर पहुंचाया जाता है। वहां पशुओं को मक्का खिलाकर बेचने के लिए मोटा किया जाता है। जो पशु बिकने से बच जाते हैं उन्हें रैंच पर वापस ले आते हैं। बेचने के समय पर ही उनको क्या किया जाता है, खिला पिला के मोटा ताजा बनाया जाता है। डेयरी फार्मिंग लगभग सारे देश में की जाती है, लेकिन देश का उत्तर पूर्वी भाग और महान झीलों के आसपास का क्षेत्र डेयरी फार्मिंग के लिए प्रमुख क्षेत्र है। तो देश का जो उत्तर क्या हुआ, देश का जो उत्तर पूर्वी भाग है और महान झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है वो डेयरी फार्मिंग के लिए प्रमुख है। ठीक है, इन क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, तो डेयरी फार्मिंग के अनुकूल होती, तभी वहां पे डेयरी फार्मिंग स्थापित है। बहुत से नगर हैं जहां दूध और दूध के उत्पादों की निरंतर मांग रहती है। दूध के उत्पादन में यूएसए का सोवियत संघ के बाद, ये भी हटा दो करंट का टॉपिक, देश पनीर मक्खन के उत्पादन में संसार में सबसे आगे। बात करेंगे मत्स्य उद्योग की। ये देश अटलांटिक और प्रशांत के तट पर भारी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियों को पकड़ने की मात्रा के अनुसार यूएसए का संसार में 5वां स्थान है। अभी कौन सा करंट में है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, वन उद्योग की बात करें हम। यूएसए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वन से ढका है। भारी मात्रा में लकड़ी यहाँ प्राप्त की जाती है। लुगदी के उत्पादन में देश सबसे आगे है। कनाडा के बाद यूएसए अखबारी कागज के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ये सब करंट के टॉपिक हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये सब थोड़ा भाई याद रखना। चलिए, खनिज और ईंधन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सुपीरियर झील के आसपास का इलाका आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लौह अयस्क के भंडार मिलेंगे। बॉक्साइट, यूरेनियम भी यहाँ पे मिलते हैं। फास्फेट, पोटास, गंधक के विशाल निक्षेप भी पाए जाएंगे। और इन सब का जो उपयोग होता है, फास्फेट, पोटास और गंधक का उपयोग किसमें होता है, तो उर्वरक बनाने और बड़े पैमाने पर रसायन तैयार करने में किया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
कोयले के विशाल भंडार है। कोयले के उत्पादन में संसार प्रमुख देशों में से है। अपलेशियन क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। अपलेशियन क्षेत्र जो फेमस है वो किस लिए फेमस है, याद रखना है। तो अपलेशियन क्षेत्र कोयला के निक्षेप के लिए फेमस है। पेट्रोलियम साधन भी यहां पे है। पेट्रोलियम के उत्पादन में यूएसए का संसार में पहला स्थान है। नहीं, मध्यवर्ती मैदान और खाड़ी के तटीय भागों में यहां सबसे अधिक पेट्रोलियम, ये बात नहीं भाई बोलेंगे क्योंकि करंट का टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ के इन तेल क्षेत्रों को लंबी लंबी पाइप लाइनों द्वारा तेल के बाजार केंद्रों से जोड़ा गया। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित तेल साफ करने के कारखाने संसार भर में सबसे बड़े माने जाते हैं। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी यूएसए का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दो इसको। निर्माण उद्योगों की बात कर लें तो प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। उसका कारण है कि यह देश खनिज और कृषि संपदा दोनों में ही अत्यंत धनी है। जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए यहाँ विविध प्रकार का ईंधन, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता है। अत्यधिक धन, कुशल मजदूर, बड़े बड़े बाजार, अति उत्तम सस्ते यातायात के साधन भी यहाँ के उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, नीचे दिए गए कथनों में सही कथनों का विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, देखिए भैया, पैसा भी है, अत्यधिक धन भी है, कुशल मजदूर भी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बाजार यहाँ पे मिलेंगे, अति उत्तम और सस्ते यातायात के साधन भी यहाँ पे मिलेंगे। ये सब क्या है, यूएसए के उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। लोहा इस्पात उद्योग में सोवियत संघ, इस तो छोड़ दो भाई। ठीक है, अब ये देखिए कई बार पूछा गया है यहां पे, डेट्राइट। डेट्राइट किसके लिए फेमस है, मोटर कार उद्योग के लिए। नहीं, सही है ना। यस। तो ये कई बार पेपर में आया हुआ भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मशीनों काम की भी देखभाल करते हैं। इन अपने आप से काम करने वाले मशीनों के प्रयोग से कारखानों में बहुत से कारीगरों को अधिक शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन मशीनों के उपयोग से उत्पादन व्यय भी कम होता है। ये मशीन आजकल खूब निर्यात की जाती है। अयस्क को पिघलाते हैं, धातु निकाला जाता है। फिर देश का महत्वपूर्ण उद्योग है धातु निकालना, अयस्क को पिघलाकर। यहाँ का जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है अयस्क को पिघलाकर उससे धातु निकालना। ये सब विभिन्न प्रकार के बिजली के सामान भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ का वस्त्र निर्माण उद्योग खूब विकसित है। कागज बनाना, भोजन संसाधन, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है अधिकतर उद्योग। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट, शिकागो, ये सब प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो यूएसए के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, तो बोस्टन टी पार्टी वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ी फेमस रही है, आप लोगों को पता होगी अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो। बोस्टन टी पार्टी, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट और शिकागो, ये क्या है, प्रमुख औद्योगिक नगर हैं यहाँ के। लॉस एंजल्स जो है ना, देश के पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पश्चिमी तट पर है मतलब प्रशांत महासागर के किनारे पे। जनसंख्या की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि पुराना आंकड़ा है, तो इसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, स्काई स्क्रेपर देखिए हमने ऊपर पढ़ लिया था, स्काई स्क्रेपर क्या होता है, तो वो गगनचुंबी भवनें होती हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, वाशिंगटन जो डीसी है ना, ये राजधानी के साथ साथ एक सुनियोजित नगर भी है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यातायात की बात कर लें तो यातायात में मामले में देखा जाएगा तो यूएसए में यातायात के बहुत ही अच्छे और सुगम साधन हैं। देश के अधिकांश बड़े बड़े नगर रेल मार्गों, सड़कों, वायु मार्गों से जुड़े हुए हैं। मोटर गाड़ियां दैनिक यातायात के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय साधन हैं। कारों द्वारा लंबी दूरी तय करते समय लोग रास्ते में बने मोटलों में ठहरते। मोटल क्या होता है भाई, एक होटल होता है, दूसरा मोटल होता है ना।
मोटल क्या है? एक प्रकार का होटल ही होता है मोटल, ठीक है। यहाँ पे सोने का आराम करने के लिए कमरा होता है, रसोई घर भी, कार को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी होता है। ओके, बात क्लियर हुई? ये है जी मोटल। सर। तो ध्यान रखना मोटल क्या। इस देश में बहुत से महामार्ग इतने चौड़े हैं कि उन पर 6-6 मोटर गाड़ियां एक साथ दाएं बाएं एक ही दिशा में बड़ी आसानी से दौड़ सकती हैं। अपने यहाँ भी तो हैं मेरे ख्याल से, नहीं है? नहीं है अपने यहाँ। इन चौड़ी सड़कों का निर्माण केवल तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए किया जाता है। इन सड़कों के चौराहों पर एक सड़क को दूसरी सड़क के ऊपर से निकाल देते हैं, जिससे वाहनों को मुड़ने के लिए रुकना नहीं पड़ता, उनकी गति भी कम नहीं करनी पड़ती। ऐसी सड़कों पर मोटर गाड़ियां केवल एक ही दिशा में चलती। इन चौड़ी चौड़ी सड़कों को खुला मार्ग या सुपर मार्ग कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेल मार्ग का यहाँ पर विस्तृत जाल है। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट को प्रशांत महासागर के तट से जोड़ता है। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है भाई। ये 5000 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा को तय करने में 5 दिन लगते हैं। शिकागो क्या है? यूएसए का मुख्य रेल केंद्र है, आपको ये पता रहना चाहिए। और ये संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो अंतःस्थलीय पत्तन भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। किस प्रकार का पत्तन है? नाव और स्टीमर से भी बड़ी मात्रा में सामान ढोया जाता है। महान झीलों, सेंट लॉरेंस नदी में जहाजी सेवा बहुत अच्छी है। हवाई जहाज आजकल दिनों दिन लंबी यात्राओं के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं। ये वगैरह वगैरह रहे। तो हमने एक मोटल के बारे में देखा था, तो मोटल क्या था वो हमको पता चल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ा बनाना है। चलो, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जैसे शिकागो। क्लास में पढ़े हैं, शिकागो। शिकागो हो जाएगा। मोटर गाड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र डेट्राइट। डेट्राइट। राइट। एक नगर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय है, तो वो न्यूयॉर्क है आपका। न्यूयॉर्क में है यूएन का मुख्यालय। ओके। प्रशांत महासागर के तट का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर क्या है? तो वो है लॉस एंजल्स, ठीक है। यही ना पढ़े थे अभी? बोलिए ना भाई, यस सर। ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएसए के वे 2 कौन से राज्य हैं जो देश की मुख्य भूमि से अलग हैं? तो कौन कौन से हैं? अलास्का और एक तो अलास्का अपना है और दूसरा है हवाई हवाई। द्वीप। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण अनाजों के नाम। 2 महत्वपूर्ण अनाज कौन कौन से? मक्का, गेहूं। मक्का, गेहूं। मक्का और गेहूं। 3 औद्योगिक फसलें। 3 औद्योगिक फसल कौन कौन सी? कपास, मक्का और गेहूं। गेहूं। अरे औद्योगिक फसल बोल रहे हैं उसका सर भी। औद्योगिक फसल। डेयरी उद्योग अधिकतर बड़े बड़े नगरों के निकट ही क्यों स्थित हैं? उनको वहां पे जलवायु, उसके लिए उनको वहाँ की जलवायु उनकी अच्छी है, वहाँ पे चारागाह भूमि मिल जाती है, उनको मक्का का एरिया मिल जाता है, यही सारी चीजें, बाजार भी उपलब्ध है, ठीक है। सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? अपेसियन है, अपेसियन क्षेत्र है। अल्पेशियन। अपलेशियन। अपलेशियन के आसपास का है। अपेसियन। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया समाप्त, ठीक है। ओके।